देखने दा जहां सानू मुख पर दागिना नेड़े नेड़े वस ढोला। बात करते हैं कुछ टैलेंट के हवाले से। बहुत ही ऐसी खूबसूरत आवाज़ें हैं जो हमें सुनने में और देखने को मिलती हैं। और आजकल जिस तरह से हम बात करें कि पहले का दौर एल्बम रिलीज़ करनी, उसको हमने कॉपी करवाना, लेकिन जैसे आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, हर एक के चैनल्स मौजूद हैं, अपनी एल्बम कहाँ पे रिलीज़ करनी है इस बात की कोई टेंशन नहीं है। और जो खूबसूरत आवाज़ की मालिका होती हैं और उनको मुझे लगता है पजीराई वैसे ही मिलती रहती है, ऑडियंस उनको पसंद करती हैं। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है रुखमा शाह साहिबा, जो कि बेहतरीन सिंगर है। उनके साथ मौजूद हैं गिटारिस्ट जिनका नाम है मुनीब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कब से सिंगिंग का आगाज़ किया आपने और कब से लगा कि मेरे में ये टैलेंट जो है खुदादाद मौजूद है और इसको मुझे यूज़ करना चाहिए? टैलेंट का कुछ आइडिया मुझे ऑलमोस्ट बचपन से ही था, लेकिन कुछ फैमिली डायमेंशंस की वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अलाउड नहीं था। सो अपेरेंटली 2 साल पहले कुछ सिचुएशन ऐसी हुई लाइफ में कि मैं खुद बहुत एक अपने जो है वो डार्क फेज़ में थी। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। वो इकट्ठा सारा कुछ जो वो आ गया। सो मुझे नहीं पता कि वो एक चीज़ शायद रब ने लिखी हुई थी कि आप आना होता है, आपको कुछ चीज़ मिलनी होती है। सो ये वो वाला ख्वाब था जिसको मैंने तो बहुत बचपन में दफन कर दिया था। लेकिन अच्छा, उसके बाद कभी सोचा भी नहीं। मतलब एक होता है ना कि मुझे पता था कि माई फैमिली वॉजंट एग्रीइंग ऑन दिस। सो मैंने इसको कभी सोचा भी नहीं कि मैं इसको कोई परस्यू करूँगी या कुछ इस तरह सोचूंगी। लेकिन ये कि 2 साल पहले सिचुएशन ऐसी हुई, हालात ऐसे हुए कि मुझे नहीं पता हाउ आई एंडेड अप हियर। तो मैंने ऑलमोस्ट 2023 में इसको स्टार्ट किया, लेकिन गाने मैंने अपने इस साल रिलीज़ किए हैं। पहले मैंने 2 साल लिए इंडस्ट्री को स्टडी करने में। आई फाउंड गुड पीपल टू वर्क विद, और फिर जाके जो है वो फाइनली जब मुझे लगा कि अब आई एम ऑन द राइट ट्रैक, फिर जाके जो जैसे कि मैंने कहा अभी बहुत आसान हो गया ना कि अपनी एल्बम रिलीज़ करना, लोगों तक पहुंचाना, वो पजीराई भी आपको मिलती है, लोग सुनते भी हैं। अब प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, वी हैव यूट्यूब। अब यूट्यूब से आप देखेंगे जो ऑलरेडी जो डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं वो लोग कितने जो फेमस। और अगर आपका कोई गाना आ जाए, हो जाए सही, और उस पे जो रील्स बनकर उसको पॉपुलर करती है ना, वो मैं कहती हूँ ये वाला ट्रेंड और किसी भी गाने को ट्रेंडिंग में लाने के लिए बेहतरीन तरीका है। इस तरह से ही है। बिल्कुल। तो अभी जब इस चीज़ को आपने परसू किया एज एन प्रोफेशन और पैशन इसको लेकर चली है, तो कैसे फील होता है? लगता है जैसे गुमी हुई चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं हासिल हो गई है? ऐसे ही है। आई थिंक आई फाउंड माई लॉस्ट सोल इन म्यूजिक। वो जो मैंने 2 साल पहले बता रही हूँ ना, उस फेज़ में जो मैं कहीं गुम गई थी खुद। तो ये है कि हालांकि आप कवर्स गा रहे हो, अपने सॉन्ग्स गा रहे हो, इवन छोटे से गिग्स पे भी परफॉर्म कर रहे हो, आपको इतना अच्छी एक फीलिंग आ रही होती है व्हेन द क्राउड इज़ चीयरिंग फॉर यू एंड यू नो कि लोगों आपकी आवाज़ लोगों के दिल तक पहुँच रही है। सो आर्टिस्ट का जो मुझे लगता है, जो आप आर्टिस्ट उसको कहते हैं इसलिए बिकॉज वो सब दुनिया की आवाज़ होता है। तो वो जो बाकी लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं कर सकते, वो हम गाने सुनते हैं ना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसे भी हमारी फीलिंग्स हैं, तो हम किसी गाने आप देखिए, आप गाने सुने, आप पोइट्री सुने, तो आपको लगता है कि यार ये तो ऐसे लगा किसी ने मेरे लिए लिखी हुई है। सो एग्जैक्टली वैसी चीज़ है। कुछ गाने इतने सैड होते हैं, ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ हुआ है, कुछ ना भी हुआ हो ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो आप जैसे कि आपने कहा फैमिली डायमेंशंस उस तरह से नहीं थी, आपको लगता था कि अलाउ नहीं करेंगे, अब आकर हर चीज को पीछे छोड़कर अब करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मजे की बात कैसा है? मजे की बात ये कि उनको अब वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो इतने खुश होते हैं मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कि कब गाना रिलीज़ हो रहा है, कब तुम उसकी रील्स बना रही हो, वीडियोस कब बन रही है। वो ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे पेरेंट्स जो है स्पेशली। तो अब उनका फुल सपोर्ट है। मैंने कहा ना कि जब मुझे लगता है कि जब तकदीर ने आपको कोई चीज़ देनी होती है ना, तो वो है ना कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो बस वही वाली चीज़ हुई है मेरे साथ। बिल्कुल इस तरह से। और बहुत ये ज़रूरी बात है, जब अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ करना हो ना, तो हर एक के दिल में वो रहम डाल के रखता है, और कोई इंसान कुछ नहीं होता जो आपके लिए कुछ कर सके। हम रुखमा आपसे कुछ सुनते हैं पहले, और फिर हम बताते हैं कि हम किस टैलेंट की बात करें।
एक तरह से Thank you आवाज़ है so आपकी, much. Thank और ये बड़ा अच्छा लगता है जैमिंग करना, गिग्स करना। मैंने हमेशा लड़कों को देखा है जैमिंग करते हुए और गिग्स करते हुए ना, और अब ये पता बड़ा है, अच्छा अब feeling अच्छी बात आती ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता इवन फीमेल्स में ये अवेयरनेस आ रही है, फैमिलीज में आ रही है, यू नो कि हाँ ठीक है, एक टैलेंट है, उसको आप ज़रूर जो है वो आगे लेके जाएं। इसमें कोई जेंडर वाली चीज़ नहीं है। वो और बात है कि फीमेल्स कम है पाकिस्तान में भी जो इस साइड पे है, लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले वक्तों में दिस इज गोइंग टू गेट वो बेटर। हम कहने में देर कर देते हैं, हमारे वालिदैन को हाँ। लगता है कि ये प्रोफेशन उनको भी टाइम लगता है थोड़ा बड़े होने में उस चीज़ को करने में, और ये बहुत ज़रूरी है उन तक ये बात पहुंचाना। कोई एक ऐसा गाना जो आपको लगता है जब आप सुनती हैं तो आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन पे फिट बैठता है, और बहुत उसका सारे आप हैं। सुनते हो, वो बहुत अगर आप सारे हमें हैं। सुनाएं। मुझे बहुत दुखी गाने बहुत पसंद हैं। अच्छा, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश भी होते हैं ना, वो कहते हैं सैड सॉन्ग लगाते सैड हैं। सॉन्ग्स, यू नो आई थिंक जो हैप्पी सॉन्ग्स हैं वो आप वैसे यू नो अदरवाइज सुन रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन जिन गानों से आप रेजोनेट कर सकते हैं ना, जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, वो हैं सैड सॉन्ग्स। और हर बंदा कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उस चीज़ से गुजरा होता है कि वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो है वो बना हुआ है। हाँ, तो वो क्या सुनाएंगे आप? ख्याल छड़ बस अखियां दे कोल को जान पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां नू रहण दे अखियां दे कोल कोल जान पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां नू रहण दे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा रखमा, आपकी भी कोई इंस्पिरेशन रही है जो आप सुनते रही हैं इतने सालों से, क्योंकि ये टैलेंट बचपन से मौजूद था, तो किसी ना किसी को सुनते रहना और ख्याल आना कि मैं भी इसकी तरह परफॉर्म कर पाऊंगी या करूंगी? कोई एक स्पेसिफिक सिंगर नहीं है, ना मेल ना फीमेल, बट ये है कि मुझे पाकिस्तानी सिंगर्स, इंडियन सिंगर्स, एनीवन हु इज सिंगिंग, यू नो, बिकॉज आई नो कि कितनी एफर्ट लगती है आपको अपना नाम बनाने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में। तो ये है कि मेरे बहुत सारे जो है वो फेवरेट हैं, मैं कोई एक नाम आपको दे नहीं सकती। और अगर आप मुझसे इंस्पिरेशन का पूछेंगी तो मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। 5 साल बाद जो रोमा होगी, जो 10 साल बाद रोमा होगी, मैं उसको चेज़ कर रही हूँ। अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँगी ना कि मैंने इसके जैसा उसके जैसा, तो फिर मेरी यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। तो हर टैलेंट की, हर इंसान की अपनी यूनिकनेस होती है। लेकिन हम किसी ना किसी से कोई चीज़ लेते हैं ना, जैसे कि मैडम नूर जहाँ साहिबा को देखे हम जब वो परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो एक अदा होती है, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है, हम उनसे वो चीज़ लेते हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो उसमें बिल्कुल गुम हो जाते हैं। या मैं कुछ ये ऐसे कर रहे सोचती हूँ होते कि हैं। पाकिस्तान में जिस तरह आतिफ असलम का एक जो है, क्योंकि वो इज़ अ लाइव सिंगर, तो मैं कहती हूँ कि फीमेल वाली साइड पे कोई उसके मुकाबले पे नहीं है, तो वहाँ पे आना है मैंने। तो जो खाली स्पॉट है वो फिल करना है, होपफुली इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि जैसे इंसान उम्मीद करता है ना, वो होता ऐसे जरूर है, ही बस है, आपकी बिल्कुल जो ऐसे ही है। इंटेंशन है ना वो अच्छी और नेक होनी चाहिए, बाकी सब Absolutely. चीज़ें आपके साथ ही रहती हैं। तो मुझे बताएं कि जब भी कोई इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि एक पंजाबी का मुहावरा है कि ईंट उठाओ, तो उसमें से सिंगर या ऐसे कोई ना कोई लोग निकल आते ऐसे ही हैं। है। इतना टैलेंट हम देखते हैं पाकिस्तान में, हर किसी ने अपना टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उस पर गा रहा है। तो उसके साथ साथ कोई डिफिकल्टीज भी तो आती है ना उसको परफॉर्म करने से लेकर, बिल्कुल आती कॉन्फिडेंस हैं। शैटर होना या एल्बम रिलीज होने का वो रिस्पॉन्स ना आना, ऐसे ही वो है। उसको कैसे लिया आपने? देखें यहाँ पे एक तो बिल्कुल इट्स एब्सोल्यूट लक कि कौन सी चीज़ आपकी चलेगी आपको नहीं पता।
अक्सर लोगों ने इतने इतने अच्छे गाने गाए हुए हैं बट वो नहीं अभी तक जो है उस तरह हिट हुए। अब अक्सर जो इवन इंडिया में सिंगर्स को आप देखें, वो करण औजला ने अपना गाना कितने साल पहले निकाला था, लेकिन वो 8-9 साल बाद जाके जब वो किसी मूवी में आया तो वो हिट हुआ। सो समटाइम्स वो एक हिट आपको ज़िंदगी में चाहिए होती है आपका पूरा करियर बनाने के लिए। लोग जाके पीछे के गाने भी सारे सुनते हैं जो बनाए होते हैं, लेकिन ये कि वहाँ तक जाने के लिए एक स्ट्रगल है, आपकी लक है, आपकी एफर्ट है और आपकी रेजिलियंस है कि आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि बीच में आपको रास्ते में कोई रोक रहा है, लोग आपको कह रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये नहीं हो रहा, छोड़ो, तुम कुछ और कर लो, कुछ और डिफरेंट चीज़ कर लो। लेकिन ये कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहें, एंड आई थिंक अगर आपके नसीब में हो तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ तक ऑब्वियसली। और ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उन्होंने मिडिल एज में आकर या 40s में जाकर वो चीज़ शुरू की है, और मुझे लगता है इतनी स्ट्रगल जो है अपनी 20s में भी करते वो सब अचीव ना करते, लेकिन जब अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जहाँ जितना लिखा है ना वो उसको मिल जाता है। आप देखिए जितने बड़े बड़े सिंगर्स आप इवन इंडिया के भी देखेंगी ना, तो उन्होंने अपने 35, 40, 45 पे अपने करियर्स बनाए हैं। ये एज जो है ना हमने ये फैक्टर बना के रख दिया आपने कि इस एज में ये अचीव करना है, इतना प्रेशर दे दिया ना, प्रेशर दे के 25 में ये हो जाना चाहिए, 30 में शादी हो जानी चाहिए, इसमें सेटल हो जाना चाहिए। जब अल्लाह पाक नवाज दे तब मुझे लगता है कि हम ये सोसाइटी की टाइमलाइंस जो है ये नहीं काम करती आज के ज़माने में। आई थिंक हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए जो इतनी जनरेशंस पहले जो ज़िंदगी गुजार गए हैं, कि ये कोई टाइमलाइन नहीं है कि जी आपकी बायोलॉजिकल एज है, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपने ये काम करना है क्योंकि इर्द गिर्द सब ने किया हुआ है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इस तरह आप बहुत सारे लोगों की ग्रोथ रोक देते हैं। अभी आप सोचें जो 20s में कुछ शुरू करे सिंगिंग, वो साल 2 में डिसअपॉइंट हो जाए तो उसकी तो खत्म होगी ना। और हो जाते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखे उनको लगता है कि शायद नहीं बन रहा, अब हमारा टाइम गुजर गया, हमारी एज नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है, दूसरों की बातों में ना आया। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपको परमिशन होती है और इस चीज़ को आपने अर्ली एजेस में शुरू किया होता तो वो टाइम कैसा होता, वो रुकमा कैसी होती? बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन एक चीज़ मैं सोचती हूँ, शायद मैं 20s में स्टार्ट करती तो मैं इतनी मैच्योर ना होती जितनी मुझे अब, क्योंकि मैंने 10 साल खुद को बहलाने के लिए कोई ना कुछ ख्याल तो हमें देना होता है ना। लेकिन पता है मैंने एक्चुअली देखा है, मुझे ऐसे लगता है अगर मुझे रब 20s में बहुत फेम दे देता तो शायद मैं उस फेम और उस पैसे को हैंडल ना कर पाती। तो इस स्टेज पे मुझे ये फ़ायदा है कि एग्जैक्टली मुझे पता है कि मैंने लोगों को किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि मैंने MBA के बाद 10 साल ऑलमोस्ट जॉब्स की, एजुकेशन सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट में भी। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि लोगों को किस तरह हैंडल करना है, किससे अपना काम कैसे करवाना है, किसको बाउंड्री बनानी है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने किसको बताना है कि भाई ये आपकी जगह है, इससे ज़्यादा आपने मेरे से बात नहीं करनी एक्स्ट्रा, ठीक है। यू हैव टू बी फ्रेंडली बट विद बाउंड्रीज। तो ये चीज़ मैं उस रोमा के अंदर शायद वो ना होती, क्योंकि वो बहुत मासूम थी, उसको दुनिया की इतनी समझ नहीं थी, उसने दुनिया इतनी देखी भी नहीं थी। तो शायद आई एम हैप्पी समहाउ कि ये लेट है। मुझे होता है फील कि हाँ बहुत लेट है और मतलब मैं ठीक है, मैं 30s में हूँ, कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे, लेकिन वो चीज़ मैंने अल्लाह पे छोड़ दी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात होती है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ना कि एज कोई बाउंड्री, कुछ लिमिट्स वगैरह जो है हमें साइड पे रखने की ज़रूरत होती है। तो मुनीब आप मुझे बताएंगे गिटारिस्ट ऐसे जब हम काम कर रहे होते हैं उस चीज़ को मैच करना, उस वाइब को मैच करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली ये है कि जब हम बजा रहे होते हैं एवरीथिंग, उसका एक स्केल होता है, टेम्पो होता है, वो मैच करना, ठीक है। और उस सिंगर के साथ वो ऐसे ही आता है ना, यानी कि कर के इवेंट्स और सिखा के मैं एक्चुअली आया हूँ। पहले तो कुछ इतना नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर स्ट्रगल किया आगे, जो चीज़ नहीं आती थी उसी को बार बार रिपीट किया, उसी से वो फिर जो नहीं हो रहा होता तो दोबारा किया, तभी आके आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो आने वाली जो बच्चियाँ हैं जो करना चाहती हैं, उनके वालिदैन से आप क्या कहना चाहेंगी कि जो बच्चियाँ करना चाहती हैं उनको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है? क्योंकि कोई चीज़ अगर दिल में रह जाए ना तो मुझे लगता है हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है दिल से निकाल दी, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं और वो शायद इतनी शिद्दत से होते हैं कि अल्लाह पाक की कुछ ना कुछ वसीला बना देते हैं। ऐसे ही है। मैं तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सोसाइटी की बातों में मत आएँ कि जी साथ वाले अंकल क्या कहेंगे, साथ वाली आंटियाँ कहेंगी, फ़लानी खाला क्या कहेंगी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये कि आपका बच्चे में अगर टैलेंट है आप उसको सही गलत की तमीज़ सिखाएं एंड लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आप देखिए रब भी ये कहता है कुरान पाक में कि अगर तुमने मुझे पहचाना है मेरी मखलूक को थ्रू पहचानो। अब अगर आप जानवरों परिंदों को देखें, वो एक टाइम तक अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, उसके बाद वो आज़ाद कर देते हैं कि जाओ अपनी दुनिया, क्योंकि आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे
मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़ के फिरती रहूँ सारा वक्त, तो मैं कभी भी उसको दुनिया नहीं सिखा सकती। वो मेरी दुनिया फ़र्क है, उसकी फ़र्क है, हमारा टाइम ही फ़र्क है। तो हमारे अक्सर हमारे माशरे में पेरेंट्स ये करते हैं कि वो दे वांट टू होल्ड द फिंगर एंड दे वांट टू लीड द चाइल्ड। हम तुम्हें बताएंगे तुमने कौन सा करियर चूज़ करना है, हम बताएंगे तुम शादी किससे करोगे। आप बच्चे को जीने दो यार, एक ही ज़िंदगी है, और आप उसको जब तक वो खुद जाके उस चीज़ से नहीं गुजरेगा वो नहीं सीख पाएगा। आपको जाना पड़ता है उस जगह पे सीखने के लिए, समझने के लिए। वो कहते हैं ना, रोशनी को समझने के लिए अंधेरे में जाना ज़रूरी होता है। सही चीज़ समझने के लिए गलतियाँ करनी ज़रूरी होती हैं। हाँ, आप सपोर्ट करो उनको, साथ दो, सही गलत सिखाओ और फिर छोड़ दो उनको सही उनके हो हाल गया। पे। तो मैं हाँ, हम भी अक्सर ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे अक्सर मेरे पास भी बच्चियाँ आती हैं या फिर मिडिल एज जो ख़वातीन हैं वो आती हैं जिन्होंने अपना बिजनेस जो है ना 50s में शुरू किया है, और कहते हैं कि अगर हमारी शादी के बाद, और मुझे लगता है शादी के बाद ना वो एक जो बीच में एक बाउंड्री बना दी थी ना, हाँ। एज और शादी अगर हो जाए तो हमारी हर चीज़, पैशन, प्रोफेशन, हर चीज़ साइड पे करके पे हमने फिर रहती उसी है। में लेकर हाँ। चलना होता है, विच इज़ सो बैड। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कुछ और सुनाएंगी आप हमें, हमारे व्यूवर्स को? ज़रूर। ठीक। तू ऐसी बाजी है ओ यारा, जीता भी जिसको मैं हारा भी, तू मेरी गलती है तो सुन ले, ये गलती होगी दोबारा भी जाऊंगा मैं यहाँ से कहाँ, मेरे दिल की दुआएं हैं, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां 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 गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। आ, 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 बहुत ज़बरदस्त, ये तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में हम चले गए 2012 में, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट थी जो हमने ये छोड़े नहीं है। ये सही बात है। श्रद्धा के कोई भी सॉन्ग्स है ना, मुझे लगता है कि हमने ना इसको और सुना है, बहुत अच्छे सुना गाने है। हैं इस मूवी के, और बड़ी फील बहुत ज़्यादा, हाँ, और अभी तक चल रहे, तो मैं एकदम से वहाँ चली गई थी। अच्छा रहमान, आपसे जानना चाहती हूँ अगले 5 सालों में क्या प्लान्स हैं आपके, और आपको लगा कि दोबारा से जब आप इस फील्ड में आई हैं तो आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली है, आपको लगता था कि मुझे अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है या मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए? मैंने ट्रेनिंग अभी तक कभी भी नहीं ली। मैंने कोई वो जो होता है ना रियाज वर्ड के हारमोनियम पे, मैं बल्कि इसको आज सुबह कह रही थी इधर आने से पहले कि यार मैं सोच रही हूँ तुम्हारे पास आके ना कुछ शुरू करती हूँ कि थोड़ा सा ना, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ सिंगर्स जो सीखे हुए नहीं होते लेकिन देन वो इतना प्रैक्टिस करते हैं कि उनके गला जो वो खुल जाता है, वोकल बहुत अच्छा होता है। मेरा अभी थोड़ा सा मुझे जो अपनी अंदर लूप होल्स लगते हैं, बिकॉज मैं अपने आप को बहुत वो अपने बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखा होता है ना, अपनी गलतियाँ भी नजर आ रही होती हैं। तो मैं अभी मुझे जिस तरह मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है, दैट अफेक्ट्स माई ब्रीदिंग ऑल्सो, तो मुझे सांस फूलना, हाँ, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ें कि वो आपकी रियाज के साथ जो वो खुलती हैं। तो डेफिनेटली इसमें एक तो ये कि मैंने आई हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, आई हैव टू क्रिएट वन सॉन्ग दैट इज़ अ हिट, एक ये मेरा टारगेट है। तो इंशाल्लाह जो मेरा तीसरा गाना है, कई गाने होंगे हाँ, फिर बहुत सारे चल जाएंगे, मुझे आइडिया हाँ। अभी जो इंशाल्लाह अभी मैंने जो पहले 2 गाने जो रिलीज़ किए हैं वो दोनों जरा सैड सॉन्ग्स हैं। फिर मैंने कहा ये ना लोग क्या है कि हंसती रहती है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। तो जो तीसरा गाना है वो मैं एक हैप्पी लव सॉन्ग, बट हिप हॉप जो है उसमें इंशाल्लाह आई एम ऑन इट्स वे। तो और जहाँ तक 5 साल बाद की बात है तो वो ये है कि इंशाल्लाह डेफिनेटली ऑन अ वेरी बिग स्टेज एज अ कमर्शियल सिंगर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा टारगेट है फिलहाल। बहुत सारे लोगों का टारगेट ये होता है कोक स्टूडियो। हाँ, ये तो जो नए आने वाले सिंगर्स मैंने सबको देखा है, उनको होता है कि कोक स्टूडियो में। असल में हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है, तो कोक स्टूडियो या इस तरह की ये 1 और 2 प्लेटफॉर्म्स ही हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप आ जाएं तो आपको आपका नाम चल जाता है, आपको फेम मिल जाता है जल्दी। तो डेफिनेटली अगर
जुल्फी से जो है उनको अच्छी लगती है मेरी आवाज़, तो वाई नॉट, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो एंड वाई नॉट, बल्कि कोई नए गाने के साथ। होपफुली इंशाल्लाह। और लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? जनरल पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहें, अपने आप को ढूंढें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे दुनिया को समझते हैं, सोसाइटी को, लेकिन अपने आप को कोई नहीं समझता। तो अपने आप से जो प्यार करने वाली चीज़ है वो ये कि आप अपने आप को समझें कि आप चाहते क्या है ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। और उससे बड़ी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि रब जो है वो आपके साथ हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी गलती से भी किसी का दिल ना दुखाएं। कोई और इंसान आपकी वजह से दुखे ना, तो आप समझें आपने इंसानियत का एटलीस्ट पहला जो एलिमेंट है वो तो पूरा कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ समहाउ कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, किसी का दिल दुखा जाते हैं, क्योंकि दिल में अब अल्लाह होता है, आप इनडायरेक्टली अल्लाह से जंग कर रहे हैं, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। सो बस यही है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ज़िंदगी। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और किसी का दिल ना दुखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you so much for having us.